गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। और आज अपन लोग कोशिश करते हैं कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है उसको फिनिश करने का सोचते हैं। वैसे अभी कम से कम 2 घंटे का टाइम और लेगा, देखते हैं 2 घंटा अपन लोग झेल पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो चले बोर्ड पे आइए। तो जो कैपेसिटेंस चैप्टर है इसके अंदर अब जो कुछ भी बचा हुआ है वो परफेक्टली थियोरेटिकल है। कुछ वर्ड्स की अपन लोग पहले बात कर चुके हैं, दोबारा करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या होते हैं समझते हैं। देखो, ये कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी बॉडी है, और आप जानते हो कि कोई भी सब्सटेंस है वो एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस एटम्स से मिलके बना होता है। ठीक है, ओके। इसके अंदर एटम्स है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। रेड कलर के जो डॉट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और ब्लैक कलर के जो सर्कल्स हैं वो कौन है? ऑर्बिट्स हैं। रेड कलर के जो डॉट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन, एटम के सबसे बाहर वाले शेल के यानी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि वो लीस्ट लूजली बाउंडेड होते हैं, वो लीस्ट अट्रैक्शन से वो बाउंडेड होते हैं। ये चले जाते हैं। कहाँ चले जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन? क्या इलेक्ट्रॉन ये एटम को छोड़ के चले जाते हैं, ये हट गया। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? अब रैंडम मोशन कर रहे हैं, एटम्स के साथ कोलिजन करते हुए रैंडम चले जा रहे हैं, यूं 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 यूं। कहाँ पे घूम रहे हैं ये? एटम्स के बीच में जो खाली जगह है जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ओके। उस इलेक्ट्रॉन गैस पार्टिकल्स की तरह से ये बिहेव करते हैं और उस खाली जगह में, एटम्स के बीच में खाली जगह में घूमते रहते हैं। इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की चर्चा अपन लोग दोबारा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर उनकी भरपूर इनका रोल है। ठीक है ना, आपको ये शुरुआत से समझना चाहिए कि जब भी किसी बॉडी को अपन लोग चार्ज करने की बात करते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाना होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही हैं जो बॉडी में से निकालते हैं या बॉडी में देते हैं, बॉडी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। बाउंड इलेक्ट्रॉन जो एटम्स के साथ बंधे हुए हैं वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, या जो चार्ज है वो जो भी कुछ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स हैं जो एटम्स के साथ बंधे हुए हैं, जो रैंडम मोशन नहीं कर रहे, वो बाउंड चार्ज है। ठीक है ना, आप नोट्स निकाल चुके हो। नोट्स के अंदर जो एक एक टॉपिक है मैं वही आपको डिस्कस कर रहा हूँ। कंडक्टर नेक्स्ट टॉपिक क्या है नोट्स के अंदर? कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, और मोस्टली इसके एग्जांपल्स में मेटल्स आते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। मोस्ट कंडक्टर मटेरियल मेटल कौन है? सिल्वर है। लेकिन मेटल्स बेशक गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन कंडक्टर्स के अंदर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट भी है, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस एसिड, एक्वस बेस, या लिक्विड फॉर्म है, किसी भी तरह से वो लिक्विड फॉर्म में हो, एसिड, सॉल्ट या बेस। इसमें कौन इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए? आयंस। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड आ गया, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं,
एक तो है नॉन कंडक्टर जिसका दूसरा नाम है इंसुलेटर। नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर एक ही बात है, ठीक है। एक और वर्ड आ गया डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। आप इनके एग्जाम्पल्स देखिए, सेम टू सेम है, ठीक है, एग्जाम्पल सेम है, फिर भी दो पड़ोसी टॉपिक बन के बैठे हैं, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या फ़र्क है इनमें, ये अगले आने वाले टॉपिक में पता पड़ेगा। अभी तो कुछ मोटे मोटे तौर पे जान लो। इंसुलेटर वो जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज फ्लो नहीं करके जाए, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो, जो चार्ज को कंडक्ट नहीं करे, चार्ज को फ्लो नहीं करे अपने थ्रू, वो है इंसुलेटर यानी कि नॉन कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी वही है, बस उसके अंदर अपन लोग उसको बोलने का तरीका डिफरेंट है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो जो अपनी प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर दे, ठीक है। तो ये आप कहोगे ये तो बहुत पहले सुना था अपन ने, कौन से टॉपिक में, परमिटिविटी वाले में, परमिटिविटी वाले टॉपिक में अपन ने सुना था, ठीक है। तो मीडियम, कोई भी मैटर मीडियम का क्या रोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने वाला जो प्रॉपर्टी है मीडियम की, उसकी वजह से इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी, ठीक है। और परमिटिविटी इसका जो रेशियो है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसके रेशियो को अपन लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पर बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो अपने परमिटिविटी के प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने वाली बात तो अपन ने बहुत पहले से सुनी थी। यहाँ पर वो बात जस्ट मान लो कि एक्सप्लेन करेंगे अपन लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता क्यों है, मीडियम की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता क्यों है, वो पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद में जो है अपन लोग सब्सटेंसेस को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एक बार अपन लोग क्लासिफाई कर लें और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड पर वो क्लासिफाइड जो मैटर्स हैं उनका क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, वो कैसे रिड्यूस करते हैं, क्यों रिड्यूस करते हैं, उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे आने वाला टॉपिक अपने को क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है, क्यों हो जाता है वो समझना है, ठीक है। उससे पहले एक बार डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स हैं उनको हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं। एक बड़ा क्लासिफिकेशन तो है मैटर मीडियम का, वो है कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स। बात कर रहे हैं हम लोग नॉन कंडक्टर्स की, जिसको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोल सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो कंडक्टर्स पे ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है अपने को। कंडक्टर सिंपल है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन खूब जम के हो, खूब प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, खूब ज़्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, उसको बोलते हैं कंडक्टर, जिसका एग्जांपल फर्स्ट क्लास है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह, ठीक है। उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। पोलर, नॉन पोलर। देखो एक वर्ड है पोल। आपको पोल जब बताया था तभी भी मैंने बताया था ये बात कि एनीथिंग विच हैज टू अपोजिट एंड्स, the ends are called poles, and the particular thing which has two poles, two opposite ends is called, it is polarized. That particular thing is polarized, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल अपन ने बहुत पहले सुना है। मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेट को ही बोलते हैं, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इसलिए मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो पोलर सब्सटेंस का एग्जांपल NaCl
खास बात क्या है इसके अंदर, इसके सब्सटेंस का जो एक सिंगल यूनिट है, मैं उसको मॉलिक्यूल नहीं बोलना चाहता, मैं मेरे टीचर ने, केमिस्ट्री के टीचर ने मना किया था, ठीक है ना। तो कि भाई आप जो है ना आयनिक जो सब्सटेंस है उसके एक यूनिट को मॉलिक्यूल मत बोला करो। आयनिक सब्सटेंस में मॉलिक्यूल नहीं होता, पता नहीं क्यों, मेरे को भी ध्यान नहीं है, भूल गया मैं। HCl, ये खास बात क्या है इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स, एटम्स में ये जो मॉलिक्यूल है, एक बार के लिए मॉलिक्यूल बोल दो, इस मॉलिक्यूल में Na और Cl जो है वो सेपरेटेड है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है। H2O, इसमें डॉटेड, ये जो है एंगल 105 डिग्री का होता है, इसके अंदर डॉटेड लाइन के मॉलिक्यूल का इधर का हिस्सा, डॉटेड लाइन के ऊपर की तरफ का हिस्सा जो मॉलिक्यूल का है वो नेगेटिवली चार्ज है और नीचे की तरफ वाला पॉजिटिवली चार्ज है। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव के जो चार्जेस हैं, चार्जेस के जो सेंटर हैं वो सेपरेटेड हैं, वेल सेपरेटेड हैं। इधर भी एग्जांपल ले लो भाई, है ना। CO2, यहाँ पर जितने भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे ऑक्सीजन पर, कार्बन पे और ऑक्सीजन पे है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उनका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव चार्ज है उनका सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। सारे प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी वहीं पर है, कार्बन के ऊपर है, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल के सेंटर पर है। आप इसका डायग्राम ऐसा बना सकते हो, किसका, मॉलिक्यूल का, एटम का, जो भी कोई ये पार्टिकल है उसका डायग्राम आपने ऐसा बना दिया। इसका डायग्राम आपने कैसे बनाया, यहाँ पर प्लस और माइनस जो चार्जेस हैं, चार्जेस के जो सेंटर्स हैं, चार्ज का सेंटर, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है ऐसे सेंटर ऑफ चार्ज होता है, तो सेंटर जो चार्ज का जो सेंटर है वो यहाँ पे सेपरेटेड है, अलग अलग है। पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर है, नेगेटिव चार्ज क्लोराइड पर है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर है, अलग अलग जगह पर है। इसका जो पोलर सब्सटेंस, वो जिनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्लियर कट डाइपोल्स हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड हैं, उनके बीच में कुछ खास डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको आप कुछ भी बोल दो, डी बोल दो। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइडिंग है, एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है ही नहीं, जीरो है। ऐसा कब होगा, जब मॉलिक्यूल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऐसी होगी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है यूनिफॉर्मली चारों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कहीं एक तरफ उनका झुकाव ज़्यादा नहीं हो, जैसा कि NaCl, HCl और H2O में होता है। यहाँ ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इधर क्लोराइड के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं यहाँ पर, ठीक है। और कोई एग्जांपल है, CH4, क्या खास बात है CH4 के अंदर कि एक बीच में कार्बन है और चारों तरफ बराबर एंगल पे 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड है 109 डिग्री के ऊपर, ठीक है ना, 109 डिग्री एंड 28 मिनट, ठीक है। वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं है, सारे एंगल 109, ठीक है। इसका भी हाल ऐसा ही है कि इसके सारे प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्जेस, दोनों चार्जेस के सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इनके जो है डी का वैल्यू 0 है। डी का वैल्यू 0 होने से क्या हुआ, भले ही इनके पास में चार्ज है लेकिन डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नहीं इसके पास, और इनका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, ठीक है। क्यू का वैल्यू कितना है, मैं तो उसको जेड ही बोल देता हूं, I mean, इसके पास में कितने, खैर जो भी चार्ज है इसको जेडी तो नहीं बोल सकते, जो भी है वो नॉन जीरो है। सबसे बड़ी बात ये मेरे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि इसका वैल्यू क्या है, पर ये नॉन जीरो है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है।
जिस सब्सटेंस के पार्टिकल्स का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, पोलर है, जीरो हो तो नॉन पोलर है। ठीक है, अब अपन लोग ये बात करते हैं कि जब एक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, जब एक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में पुट करते हैं तो क्या होता है। तो वन बाय वन अपन लोग बात करते हैं। पहले लेते हैं पोलर सब्सटेंस। ठीक है, ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ये सब्सटेंस है, कोई ब्लॉक है, कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं एटम्स शो कर रहा हूं। और आप जानते हो पोलर एटम को कैसे शो करते हैं। और लिटरली ये मत सोचना ऐसे करके, कोई ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे लंबे लंबे से होते हैं ऐसे करके, है ना, अंडे जैसे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस आप चाहो तो ऐसे शो कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आपको शो करना है। प्लस माइनस सेपरेटेड शो करने, पोलर की पहचान प्लस माइनस अलग अलग। ठीक है, और इसके अंदर एक बात अपन ने नोटिस करी कि ये सब के सब जो है जमे हुए हैं, जिस भी तरीके से जमे हुए हैं, ये या क्रिस्टलाइन सॉलिड है या कैसा भी है, लिक्विड है, कोई भी है, पर जमे हुए कैसे हैं, ये रैंडम है। फिलहाल इनकी डायरेक्शन किसकी, क्या यहाँ पे इस पूरे सीन में कोई वेक्टर क्वांटिटी है? यस, कौन? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जिसकी डायरेक्शन किधर होती है, डाइपोल मोमेंट की नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो रैंडम है, उसकी डायरेक्शन रैंडम है। ठीक है, ज्यादा लालच नहीं करते। तो अपन ने कुछ मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को, पार्टिकल्स को बना दिया, और साइड में एक डायग्राम और बना सकता हूं मैं सिंबॉलिकली। यहां तो आपने क्या असल में मॉलिक्यूल्स या एटम्स को शो कर दिया। एक डायग्राम और बना सकता हूं मैं, जो कि आपके नोट्स में नहीं है, आप चाहो तो बना लेना, कोई नहीं। ठीक है ना, एक सिंबॉलिक डायग्राम है। ये किसके एरोज हैं, सोचें, कौन सा वेक्टर है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के एरो है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? डाइपोल मोमेंट का नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो किसी का यूं, किसी का यूं, किसी का यूं। ये क्या है? डाइपोल मोमेंट। ध्यान से सुनना, ये क्या है? डाइपोल मोमेंट। किसका? एक एटम का। कैसा है ये? नॉन जीरो। एक एटम का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। ठीक है, तभी ये इस कैटेगरी में है, तभी इसकी कैटेगरी है। हेडिंग का नाम इसको हटा लो। कौन से टॉपिक की बात, कौन से सब्सटेंस की बात कर रहे हैं? पोलर सब्सटेंस है। पोलर की खास बात क्या, कि उसका एक एटम का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। ठीक है, लेकिन इन सब का टोटल बताइए, तो आपको एहसास होगा या होना चाहिए कि जब भी कुछ वेक्टर्स, कुछ नहीं, बहुत सारे, करोड़ों 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 वेक्टर्स रैंडम डायरेक्शंस में हैं, तो उनका वेक्टर सम पक्का जीरो आएगा। कोई नहीं कोई किसी न किसी को कैंसिल कर बैठा। ठीक है, कोई न कोई किसी न किसी के अपोजिट है, वो कैंसिल हो गए सब। समेशन पी का वैल्यू हो गया जीरो, रैंडम है होने की वजह से। ये रैंडम क्यों है? तो ऐसा है, रैंडमनेस नेचुरल है, उस पर क्वेश्चन नहीं करते कि रैंडम क्यों है। ठीक है, एक प्रेयर वाली जगह पर, आपकी जहाँ प्रेयर होती है स्कूल में, ठीक है, वहाँ पे यदि डिसिप्लिन इंचार्ज यानी मिस्टर पीटीआई ना पहुँचे तो आप सब के सब रैंडम खड़े रहोगे। और नहीं तो मान लो कि मेले में जो है लोग एक तरफ होकर खड़े होते हैं, कैसे डिसिप्लिन में नहीं, रैंडम खड़े होते हैं। पेड़ की पत्तियां कैसी होती है? रैंडम होती है। आपने माचिस की तीलियां हैं, मैच स्टिक्स जो है वो ऐसे उछाल दी फर्श के ऊपर, क्या होंगे? रैंडम होंगे। आप बाल में कंघी मत करो, आपके बाल रैंडम होंगे। रैंडमनेस नेचुरल है, उस पर क्या का क्वेश्चन कर रहे हो? यदि आपको सब के सब एक खास डायरेक्शन में दिख जाए तो आश्चर्य कर सकते हो आपके, यार ये क्या बात है अजीब सी कि सब के सब एक लाइन में आ गए। ठीक है ना, रैंडमनेस इज नेचुरल। ठीक है, तो ये रैंडम क्यों है पे कोई बात ही नहीं, रैंडम है बस, खत्म बात। रैंडम होने की वजह से समेशन पी का वैल्यू जीरो है।
अब बात कर रहे हैं हम क्या कि इस सब्सटेंस को अपन लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा करते हैं? तो आप कहोगे कोई भी चार्ज बॉडी ले आओ। नहीं, कोई भी क्यों, अपन लोग एक परफेक्ट, जिसका कि जरूरी नहीं है कि वही लाओ, अपन लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा एक अरेंजमेंट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, खास बात क्या है उसके अंदर भाई, वो जो है एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, जैसा कि जो कि होगा यूनिफॉर्म। ठीक है ना। तो आपने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले आए। मैं बोलना नहीं चाहिए मेरे को इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि ये कैपेसिटर का काम नहीं कर रहा, लेकिन बोल दो तो बहुत गलत भी नहीं है। ठीक है भैया, ये क्या बना रहा हूं मैं, प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स बना दी मैंने। ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बोलिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। काम क्या आ रही है, चार्ज स्टोरेज नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने का काम आ रही है। उनका सबसे अच्छी ब्यूटी क्या है इसकी, कि इसके अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पे डायग्राम से शो कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस कैसी होती है, इक्वली स्पेस्ड, इक्विडिस्टेंट होती है और स्ट्रेट होती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इसको उठा करके यहाँ चिपका दो। सब्सटेंस जो कि अभी तक कैसा है, जिसका समेशन पी का वैल्यू 0 हो रखा है, इसको उठा करके और मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ला देता हूँ। ठीक है, ला दूँ तो मेरे को थोड़ा सा इनको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने सब्सटेंस ला के रख दिया। ठीक है, और कुछ जगह बच गई, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, फील्ड लाइंस शो कर दें। बराबर, क्या दिख रहा है आपको, एक्सटर्नल फील्ड दिख रहा है जो प्लेटों की वजह से है, सब्सटेंस दिख रहा है। सब्सटेंस के अंदर अब एक चीज दिखाना है इंपॉर्टेंट, वो क्या, एटम्स का अरेंजमेंट, एटम्स का प्लेसमेंट, कि वो किस प्रकार से रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, तो आपके पास आंसर है, ये करेगा। क्या क्या छुपा हुआ है इसके अंदर, फॉर्मूले को मैं हमेशा बोला करता हूं कि जब तक आप फॉर्मूले को सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं करोगे, फॉर्मूले को सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक आपका फॉर्मूला दोस्त बनेगा ही नहीं। ठीक है, फॉर्मूलों से दोस्ती करना और फॉर्मूलों से बातचीत करना जो है, कन्वर्सेट किया करो फॉर्मूला से। कन्वर्सेट कैसे करेंगे, कन्वर्सेट करने का फ़ायदा क्या, दोस्ती करनी है, दोस्ती होगी तो आपको वो साथ देंगे। वो कन्वर्सेट कैसे करते हैं कि और भाई कौन है तू, क्या करेगा, वो बोले क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेगा, क्या करेगा, बोले मैं घुमाऊँगा। भाई किसको घुमाएगा, ऐसे बातचीत करिए आप। बोले किसको घुमाएगा, बोले जिसके पास डाइपोल मोमेंट होगा उसको घुमाऊंगा। तुम पूछोगे भाई कैसे घुमाएगा, तेरे पास क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जोर की वजह से मैं डाइपोल मोमेंट को घुमा दूंगा, जिसके पास डाइपोल मोमेंट है उस ऑब्जेक्ट को घुमा दूंगा। ठीक है ना, क्या है उसके पास घुमाने के लिए, क्या पैदा हुआ, टॉर्क। बोलो, इससे आपने बातचीत करी फॉर्मूले से, और फॉर्मूले ने आपको आंसर दिया, आंसर देता है आपको हर फॉर्मूला। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको क्या बोलता है, इस फॉर्मूले को पूछो कि क्या करेगा, तो बोलेगा मैं फोर्स लगाऊंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको बहुत बाद में अपन लोग लॉरेंट्स इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलेंगे, लॉरेंट्स इलेक्ट्रिक फोर्स, लॉरेंट्स साइंटिस्ट का नाम। इस फॉर्मूले को पूछा आपने, भाई क्या करेगा, बोले फोर्स लगाऊंगा। तुम पूछोगे किस पे लगाएगा, क्यू चार्ज पे लगाऊंगा, ये वाला जो क्यू चार्ज पे लगाऊंगा। तो तेरे पास क्या है फोर्स लगाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं चार्ज पे फोर्स लगाऊंगा। बताओ, बातचीत करना सीखो, किया करो। ठीक है ना, बिना बातचीत के फॉर्मूले और बिना फॉर्मूलों के कुछ भी नहीं है। सुनो जी, तो जैसे ही आपने इसको उठा करके यहाँ रखा,
क्या इन एटम्स के पास, पार्टिकल्स के पास डाइपोल P है? क्या है? क्या एक्सटर्नल फील्ड है? ये रहा है, प्लेटों से पैदा हुआ। जब आपको P है, E अवेलेबल है, तो टाउ होगा और ये टॉर्क क्या करेगा? इन एटम्स को घुमा देगा। और एक चीज़ याद रखो, फंडामेंटल, कभी मौका पड़ा तो बताऊंगा कि टॉर्क की कोशिश क्या होती है। टॉर्क की कोशिश होती है थीटा को रिड्यूस करता करता जीरो लिया है। बात को, बहुत काम की बात है, ध्यान रखना। टॉर्क जो है बॉडी को घुमाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। और टॉर्क की कोशिश क्या होती है? बॉडी को घुमाते 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 थीटा को जीरो कर डालूं। बहुत काम की बात है, सब जगह फिट होती है ये बात। और थीटा जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टॉर्क जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। यानी कि टॉर्क हमेशा सुसाइड करने की कोशिश करता है, ठीक है। ऐसा अब मेरे तुम्हारे बीच की बात है, क्या मत देना किसी को। टॉर्क अपने आप का वैल्यू जीरो करने की कोशिश करता है, घुमा करके। घुमाएगा तो थीटा वेरी करेगा, थीटा जो है जितना भी है उससे जीरो की तरफ बढ़ करके आता है, ठीक है ना। और उसको क्लासिकल वे में ऐसे कह सकते हो कि टॉर्क लगा करके, और टॉर्क क्या करता है? किसी बॉडी को घुमा करके और उस सिस्टम की, उस बॉडी की, उस डाइपोल मोमेंट वाली चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करता है। तो तुम ये कहोगे ये कौन सी बात है? ये तो हमको बहुत पहले से मालूम था कि किसी भी सिस्टम की, इस यूनिवर्स में, इस यूनिवर्सल लॉ है, एक नेचुरल लॉ है, किसी भी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा मिनिमाइज होने की कोशिश में तड़फड़ाती रहती है। वो हमेशा मचलता रहता है कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कर लूँ, मैं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कर लूँ। ऐसा कोई भी सिस्टम ये कोशिश करता है, ठीक है ना। आप सोचते हो कि ढलान से कोई भी चीज़ को छोड़ दो, सीधी वो बॉटम की तरफ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उसको क्या मिल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिल रही है। खैर वापस आ जाओ। तो ये सब के सब कौन से कंडीशन में आ जाएंगे? जहाँ पर इनका थीटा जीरो हो जाए। किस किस के बीच में? थीटा, मोमेंट और फील्ड के बीच का एंगल। फील्ड किधर है? इधर। और सबका मोमेंट हो जाएगा इधर, थीटा का वैल्यू हो जाएगा जीरो। कारण सब अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम कर लेना चाहते हैं। और जाकर के देखो पिछले टॉपिक के अंदर, पिछले चैप्टर में, कि थीटा जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और टॉर्क कितना है। टॉर्क तो थीटा जीरो पर, थीटा इक्वल टू जीरो पर टॉर्क तो होता है जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम। तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का इनको की तरफ ये रोटेट होकर के और वहाँ पर जाकर के स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। इनका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? इधर ही। क्यों? क्योंकि इधर कौन है? एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल EXT। एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट से अवे और नेगेटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ओके, कंक्लूड करते हैं अपन लोग। ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से ये ऐसा था और ऐसा क्यों बन गया, ये तो समझ आ गया अपने को। अब अपन लोग कंक्लूड करते हैं। क्या? दोबारा रिपीट करें डायग्राम को मिटाने से पहले। ये कौन सी सिचुएशन है? बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि ये रैंडम बिखरे हुए हैं, नेचुरल हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जोर की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के एफर्ट की वजह से सब के सब टॉर्क लग करके घूमे और सब के सब एक लाइन में आ गए। एक लाइन में आ जाने को बोलते हैं अलाइन हो गए, अलाइनमेंट, ठीक है। जैसे प्रेयर में खड़े रहते हैं, ये ठीक वैसे हुआ है जैसे आप पीटीआई के आने के पहले ऐसे खड़े हुए थे, और जैसे पीटीआई जी आए, और वो भी भयानक से पीटीआई जी बड़े बड़े मूँछों वाले डंडा लेके आए, तो सब के सब एक लाइन में आ गए, सब के सब एक लाइन में आ गए। इनमें कुछ बिखरे हुए हो सकते थे यदि एक्सटर्नल फील्ड कमज़ोर होता तो। ये थोड़ा सा अपने हट के बात करिए। एक्सटर्नल फील्ड थोड़ा बहुत कमज़ोर होता तो 10% ही अलाइन होते। एक्सटर्नल फील्ड 50 थोड़ा और स्ट्रांग होता तो 50% अलाइन आ जाता। ये सेम टू सेम स्टूडेंट्स, प्रेयर में स्टूडेंट्स का फेस और पीटीआई कितना ताकतवर है उसके साथ रिलेट कर सकते हो बड़े आराम से। यहाँ पर पीटीआई कौन है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
जो क्या कर रहा है, इन सब को घुमा करके अलाइनमेंट में कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेटो ने पैदा किया इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कौन है, पीटीआई जी हैं। और ये कौन है, बच्चे हैं, बच्चे। अभी बच्चे कैसे आ गए, बिल्कुल स्थिति में आ गए, क्यों, तगड़ा था, पीटीआई तगड़ा था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग था, उसने स्ट्रांग टॉर्क लगा करके और ऐसा जोरदार अलाइनमेंट किया जिसको क्या बोलते हैं, दिस इज, इट मे बी कॉल्ड 100% अलाइनमेंट, और इट इज अप टू सैचुरेटेड, अप टू सैचुरेशन, ये सैचुरेशन लेवल आ गया, इसके बाद अब वो और सीधा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ओके, आगे बात करते हैं। तो ये विदाउट फील्ड और ये विथ फील्ड। अब अपन लोग जो है ना यहाँ पे कंक्लूजन्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी तक तो अपन ने पूरा प्रोग्राम बिछा दिया कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अब इसमें से कंक्लूजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई हुआ क्या फाइनली। इस जगह पे थोड़ा सा आप करीब आ जाओ। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये प्लस और माइनस, ये प्लस और ये इस वाले एटम का माइनस, दोनों मिलकर न्यूट्रल हो गए। इस एटम का प्लस और इस एटम का माइनस, दोनों मिलकर न्यूट्रल हो गए। शॉर्टकट बोलूं मैं, ये जो डॉटेड लाइन डॉट 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 डॉट, ये जो डॉटेड लाइन के अंदर जो आ गए एटम्स, इनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टच होकर के और न्यूट्रलाइज हो गए, जो डॉटेड बॉक्स में बंद कर दिए। और डॉटेड लाइन से बाहर बच गए कौन गए, केवल ये एंड्स वाले, किनारे 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 वाले, उधर किनारे 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 वाले पॉजिटिव, यानी कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है उसका इधर वाला जो फेस है, ब्लॉक, कोई ब्लॉक है, ये सपोज ये ब्लॉक है, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इधर का जो इसका फेस है, ये फेस पॉजिटिव चार्ज हो गया। किधर वाला फेस पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका नेगेटिव प्लेट की तरफ वाला, ठीक है। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी नेगेटिव प्लेट की तरफ वाला जो ब्लॉक का फेस है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऑब्वियसली अट्रैक्ट होकर के अपोजिट चार्ज पैदा होगा। इस वाले चार्ज का नाम क्या रखा अपन ने, क्यू इंड्यूस्ड। ये वही चार्ज है जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वेरी फर्स्ट सेकंड टॉपिक के अंदर, इंडक्शन वाले टॉपिक में सुनने को मिला था, क्यू इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसके फेसेस के ऊपर, केवल फेसेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इस बात को समझो, इसके फेसेस पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। ओके, ये जो और बाकी जो अंदर का चार्ज बच गया, फेस के अलावा अंदर का, फेस का तो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके अंदर का चार्ज का क्या, वो आपस में प्लस माइनस जो है न्यूट्रल हो गए, ठीक है ना। और न्यूट्रल होने से बच गया कौन, केवल फेस वाला, इस फेस का चार्ज और इस फेस का चार्ज केवल, और अंदर का चार्ज आपस में न्यूट्रल होकर के वो इनएक्टिव है, कोई काम नहीं कर रहा। तो फिर किनारों का चार्ज क्या करेगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। जो चार्ज आपका न्यूट्रल होकर के और इनएक्टिव हो गया, ठीक है, बेकार हो गया, बिना काम का हो गया, उसको मैंने इरेज कर दिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, केवल किनारों पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पैदा करेगा। ये कौन है, बाहर का एक्सटर्नल फील्ड,
और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर पैदा हो, इसकी वजह से एक और फील्ड होगा, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, इसका नाम है IE, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। ठीक है, इस पूरे सीन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, कौन कौन? एक तो एक्सटर्नल फील्ड जो प्लेटो ने पैदा किया, जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने से पहले ही था। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने के बाद इसके एंड्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, एटम्स के घूम जाने की वजह से पॉजिटिव एंड यहाँ पे आ गए और नेगेटिव एंड यहाँ पे आ गए। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस मैटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पैदा हो गया, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। बात बार बार बताने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव सब्सटेंस का पॉजिटिव किधर है? इधर, और नेगेटिव किधर। क्या कंक्लूड किया आपने कि देयर आर टू फील्ड्स, एक्सटर्नल फील्ड एंड इंड्यूस्ड फील्ड, एंड बोथ आर अपोजिट। दिख रहे हैं आपको? ठीक है, अपने अपने कारणों से दोनों अपोजिट हैं। तो यहां पर नेट फील्ड क्या होगा? बहुत अच्छी तरह से आप समझते हो। ई एक्सटर्नल, दो फील्ड हैं, ठीक है, एक तो ई इंड्यूस्ड और एक ई एक्सटर्नल, बीच में साइन कैसा है? माइनस। यही पूरी कहानी का असली दावेदार, असली इसका मुद्दा है, इशू है कि माइनस, यानी कि जब आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सब्सटेंस रख देते हो जिसको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोल रहे हैं, तो वो अपने अंदर एक इंड्यूस्ड फील्ड पैदा कर लेता है। न्यूमेरिकल से बात करें, न्यूमेरिकल डेटा से बात करते हैं, क्योंकि उसके बगैर मज़ा नहीं आता। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस स्पेस में जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ है, वहाँ पर फील्ड पहले कितना था बिना सब्सटेंस के? तो आप कहोगे जी 10 था। अब कितना हो गया? सब्सटेंस रखने के बाद अब कितना हो गया? 8 हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। यही तो बात कह रहे थे इतनी देर से। तो तुम ये मत कहना कि ये तो हमारे को परमिटिविटी पढ़ाते टाइम ही समझ में आ गई थी ना, वहाँ पे तो केवल बताया था कि ऐसा है, अभी बताया कि ऐसा क्यों है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता है, पहले चुपचाप बता दिया था कि सुन लो चुपचाप। आज पता पड़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस क्यों कर देता है। एक मैटर मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस क्यों कर देता है? अपने अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपोजिट डायरेक्शन में पैदा कर लेता है, और वो 10 को 8 कर देता है, 10 को 7 कर देता है, 6 कर देता है, ठीक है ना। वो उस मीडियम के परमिटिविटी के हिसाब से रिड्यूस करता है, ठीक है। तो परमिटिविटी नाम की प्रॉपर्टी का कारण आज पता पड़ा आपको, ऐसे कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये कहानी किसकी थी? पोलर सब्सटेंस की, ठीक है। ओके, यहां पर आप कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, तो आप कहोगे रिड्यूस हो गया, और मैं पूछूंगी ये सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस, इसका क्या हुआ, तो आप कहोगे कि सब्सटेंस जो है ना वो पोलराइज्ड हो गया, ठीक है। पहले अनपोलराइज्ड था। मैं ये नहीं कह रहा कि पोलर से नॉन पोलर, पोलर ना, पोलर और नॉन पोलर अलग है। सब्सटेंस बेशक पोलर था लेकिन अनपोलराइज्ड था। कारण मतलब क्या इसका? जिस सब्सटेंस के सारे एटम्स का समेशन P 0 हो वो क्या कहलाता है? अनपोलराइज्ड। ऐसा कब होता है? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देने पर उसका नेट डाइपोल मोमेंट का, एटम्स का डाइपोल मोमेंट का सम क्या हो जाता है? नॉन जीरो हो जाता है। अब ये क्या कहलाएगा? ये पोलराइज्ड हो गया, ठीक है ना। पोलर मटेरियल है, पोलराइज्ड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पे। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस पे चलते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की खास बात क्या है
कि उसके पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर, इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव चार्जेस है उस चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस मॉलिक्यूल में या एटम में या पार्टिकल में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कारण उसकी ज्योमेट्री ऐसी है। ठीक है, कारण कि कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का लफड़ा नहीं है जैसे H2O में और NH3 के अंदर होता है। H2O में और NH3 में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसके ज्योमेट्री को नॉन यूनिफॉर्म कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, एसिमेट्रिक कर देते हैं। CH4 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ सेम सेम ऐसा करके है। तो आप जो है इसके डेप्थ में जाते हैं तो आप केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा जा सकते हैं, केमिस्ट्री में जा करके और देख सकते हैं। खैर फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये नॉन पोलर सब्सटेंस का एक पार्टिकल को शो किया है। इसका D का वैल्यू कितना है? 0, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड 0 है। ठीक है, 0 है इसलिए इसका नाम पड़ा है नॉन पोलर। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो आपको कि डायग्राम वो बुक में तो है ही नहीं, मैं बना रहा हूं इसका डायग्राम। ठीक है, ये नॉन पोलर सब्सटेंस है, ये इसके एटम्स हैं। एक एटम का डायपोल मोमेंट कितना है? मतलब 0 है। सबका टोटल मिला के कितना है? तो आप कहोगे वो भी 0 है। क्यों? 0 0 0 0 ऐड होकर के 0 तो बनेगा। ऐसा कब है? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ नहीं है, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, P = 0 व्हेन E external = 0। एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो ऐसा है। तो आप सोच रहे हो कि क्या एक्सटर्नल फील्ड रख देंगे, एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट कर देंगे इसके अराउंड, तो क्या ये नॉन जीरो हो जाएगा? यस। जब इस सब्सटेंस को या इस एटम को एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है? यहां मैं क्रिएट करके बता रहा हूं सीन को। ये एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, और ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के सेंटर हैं। कब? जब ये एक्सटर्नल फील्ड में नहीं था। एक्सटर्नल फील्ड की वजह से मेरे को बताओ कि पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा। तो बहुत पुरानी कहानी है, बार बार रिपीट करता हूं कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है। ये प्लस का साइन ये बता रहा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इधर। ये किसकी डायरेक्शन है? एक्सटर्नल फील्ड की। ये किसकी डायरेक्शन है? मतलब वही एक्सटर्नल फील्ड की। और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? इधर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे थे? एक ही जगह पर थे। पॉजिटिव पर इधर फोर्स लगा, नेगेटिव पर इधर फोर्स लगा, दोनों सेपरेट हो गए। किसने करे सेपरेट? फोर्स ने। फोर्स क्यों लगा? एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। मतलब एक्सटर्नल फील्ड में रखने के बाद ये बंदा ऐसा हो जाएगा। एक्सटर्नल फील्ड में पुट करने के बाद ये बंदा ऐसा हो जाएगा, यानी कि क्या बन गया? ये एटम क्या हो गया? पोलर हो गया। एटम पोलर बन गया, यानी कि वो सब्सटेंस जो था ना वो फील्ड के बाहर था, तब तक तो नॉन पोलर था। अब वो पोलर हो गया, एटम ही पोलर हो गया, सब्सटेंस भी पोलर हो गया, पोलराइजेशन हो गया उसका। ठीक है, तो मतलब क्या निकला? आप कहोगे कि फिर घुमा फिरा के बात तो वही निकली ना। यस, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल फील्ड जो है वो क्या करता है कि या तो सब्सटेंस के पार्टिकल्स पोलराइज्ड पोलर हैं तो उनको घुमा करके और पोलराइजेशन कर देता है। यदि सब्सटेंस के पार्टिकल्स एटम्स ऑलरेडी पोलर नहीं है तो पहले उनको पोलर बनाता है और फिर अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। निष्कर्ष फाइनल वही निकलता है। यदि दोनों सब्सटेंस की फाइनल फोटो खींचो आपको बिल्कुल सेम टू सेम नजर आएगी। क्या? सब्सटेंस पोलर हो चुका होता है, यानी कि समेशन P
जो पूरा सब्सटेंस का जो समेशन पी है, सारे पार्टिकल्स का जो समेशन पी है वो कैसा हो चुका होता है, नॉन जीरो। समेशन पी के नॉन जीरो होने को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि सब्सटेंस कैसा हो गया, ये मटेरियल कैसा हो गया, पोलराइज्ड हो गया। तो चाहे वो मटेरियल पोलर है, फंडामेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर यदि वो पोलर है चाहे नॉन पोलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आकर के उसको पोलराइज्ड होना ही पड़ेगा। अंत सबका एक सा है, ठीक है, दैट्स ऑल। और जब मटेरियल पोलराइज हो जाता है तो वही करता है, दोनों सेम करेंगे, क्या कि इंड्यूस फील्ड पैदा होगा और नेट फील्ड रिड्यूस होगा। नेट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा इंड्यूस फील्ड के वजह से, ठीक है ना। ये वाला निष्कर्ष दोनों का सेम था। ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड को तो दोनों रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना। कौन ज़्यादा करता है कौन कम करता है ऐसा कोई इशू नहीं है, वो तो अलग अलग मटेरियल पे मैटर टू मैटर डिपेंड करता है। लेकिन मोटी बात क्या है कि चाहे पोलर एटम हो, चाहे पोलर सब्सटेंस हो, चाहे नॉन पोलर सब्सटेंस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है भाई ये समेशन पी अपॉन वॉल्यूम। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट किसका, डाइपोल मोमेंट किसका, ऑफ वन पार्टिकल। एक पार्टिकल का, एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है पी। समेशन पी क्या है, सारे पार्टिकल्स के डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम का, जैसे अपन लोग मास अपन वॉल्यूम करते हैं, है ना, यूनिट वॉल्यूम का मास को डेंसिटी बोलते हैं, ये भी कुछ डेंसिटी जैसा ही है, यूनिट वॉल्यूम का डाइपोल मोमेंट। यूनिट वॉल्यूम का डाइपोल मोमेंट को क्या बोलते हैं, कैपिटल पी। नाम क्या है, पोलराइजेशन बोले चाहे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोले, एक ही बात है, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यूनिट की काहे चिंता करें, पी की यूनिट क्या है, कूलाम इंटू मीटर, ठीक है ना, और वॉल्यूम ये क्या है, मीटर क्यूब। कैंसिल वैंसिल हो गया, जो बच गया वो तुम्हारे सामने, कोई खास बात नहीं, कूलाम पर मीटर स्क्वायर यूनिट है, ठीक है, बस और कुछ खास नहीं इसके अंदर। आगे नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। आप इसको कैपिटल ई लिखो चाहे स्मॉल ई, दोनों चलेगा, बुक टू बुक डिपेंड करता है, इच्छा है ऑथर की। ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी का डिक्शनरी में एक तो मैं आपको बताऊं हमेशा के लिए कि आपको कोई भी वर्ड नया सा लगे तो उसको डिक्शनरी में ज़रूर ढूंढा करो, ठीक है ना, या तो वो पहले से सुना हुआ होता है, नहीं तो डिक्शनरी में ज़रूर ढूंढना चाहिए। और डिक्शनरी वाला जो मीनिंग है ना उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए, केवल देखने की बात कर रहा हूँ, यूँ नहीं कि आप सारी की सारी फिजिक्स डिक्शनरी से पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा, पर डिक्शनरी में देखना ज़रूर चाहिए। आपको उसका वर्ड मीनिंग कोई मतलब इंग्लिश जानने वाला क्या समझता है उसके बारे में, खैर आपकी इच्छा की बात है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है इच्छा, ठीक है ना। और भी कोई वर्ड आएगा मेरे को माइंड में, तो अभी अपने मेरे पास तो खूब सारे वर्ड्स हैं शुद्ध हिंदी के, बहुत जोरदार आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब है इच्छा, ठीक है, काय की इच्छा, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में पुट करते हैं तो उसके पोलराइज्ड हो जाने की इच्छा। तो आपको ये इच्छा कोई लिविंग चीज़ थोड़ी है, ठीक है, नहीं है, पर जो भी है वो कितना आसानी से पोलराइज हो जाता है, उसके पार्टिकल्स पे टॉर्क लगाते हैं तो कितने आसानी से वो घूम जाते हैं। एक बात समझे आप कि आप बालों में कंघी कर रहे हो, आपके बाल कितने आसानी से उनमें कॉम्बिंग हो जाएगी, वो उसकी बात कर रहे हैं अपन लोग कि आप किसी चीज़ को
सेम डायरेक्शन में करने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश का नाम क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कितना आसानी से अलाइन हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं, उसकी उनकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, उनके बिहेवियर को बोलते हैं हम लोग ससेप्टिबिलिटी। ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या है? ये है कि आपने जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, एक्चुअली ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डेप्थ में तो कभी नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया और जो पोलराइजेशन उसमें जनरेट हुआ, उन दोनों के रेशियो को बोलते हैं ये। आप सोचो कि आपको एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो आप इस बात पे नोटिस करो कि इन दोनों में से एफर्ट कौन है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया वो आपका एफर्ट है, और आपको क्या मिला? समेशन पी, जो कि पहले 0 था। समेशन पी पहले 0 था। ठीक है? क्यों? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करने के, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करने से पहले समेशन पी का वैल्यू 0 था। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे रैंडम थे, उनकी डायरेक्शंस रैंडम थी, इसलिए समेशन पी का वैल्यू 0 था। समेशन पी बना किससे? उसका एफर्ट कौन है? समेशन पी को बनाने वाला कौन है? समेशन पी को नॉन जीरो बनाने वाला कौन है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? मैंने कहा ये नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ये मतलब नेक्स्ट टॉपिक की बात नहीं करेंगे। एक्चुअली ये नेट फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? एक्सटर्नल फील्ड ज़्यादा होगा तो नेट फील्ड भी ज़्यादा होगा। खैर, तो एक्सटर्नल फील्ड इज द एफर्ट विच रोटेट्स द एटम्स एंड क्रिएट्स समेशन पी एज ए नॉन जीरो। समेशन पी को नॉन जीरो बनाने वाला कौन है? ये। तो ये एफर्ट है, और रिजल्ट ये रिजल्ट है। दिस इज द रिजल्ट। तो आप सोचो कि स्मॉल एफर्ट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्रिएट करें? स्मॉल, थोड़े से इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत जोरदार पोलराइजेशन पैदा हो जाए। ठीक है? आप स्मॉल एफर्ट से एक हाई या लार्ज रिजल्ट क्रिएट कर लो, स्मॉल एफर्ट से लार्ज रिजल्ट क्रिएट कर लो। सोचो, ऐसे टास्क को करना इजी कहलाएगा या डिफिकल्ट कहलाएगा? आप खुद अपने आप सोचो कि एक ऐसा टास्क है जिसमें एफर्ट बहुत कम चाहिए और रिजल्ट बहुत ज़ोरदार निकल रहा है, ऐसा टास्क कैसा होगा? इजी होगा। यानी कि एक मटेरियल कितना आसानी से पोलराइज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। एक मटेरियल के पार्टिकल कितने आसानी से घूम करके और वो पोलराइज हो जाता है। उस ईज को, उस आसानी को, उस ईज को बोलते हैं, उस ईज को रिप्रेजेंट करते हैं डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी से। ठीक है? एक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है का मतलब है वो बड़ा आसानी से जो है वो पोलराइज हो जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये बात, इसका यूनिट की बात कर लें। ठीक है? कोई खास बात नहीं है इसके यूनिट में। अभी इसका यूनिट तो तैयार हो गया था। क्या हुआ था? कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या तैयार हुआ था? पहले मतलब न्यूटन अपॉन कूलाम। ये कूलाम मिलकर के बन गया कूलाम स्क्वायर न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर। और इसको देखते ही आपको याद आया होगा, यदि आपने बनाई होगी, किसकी? परमिटिविटी की यूनिट। तो आपने कहा कि अरे ये तो परमिटिविटी की यूनिट है, परमिटिविटी जैसी यूनिट है। तो ये परमिटिविटी का ही कोई भाई बंधु है, अभी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक डेरिवेशन। ठीक है? तो ठीक है, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड परमिटिविटी। एक छोटा सा तो जो सिचुएशन है उसको रिपीट करके चलते हैं कि आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। ठीक है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी? E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। इस एक्सटर्नल फील्ड में आपने सब्सटेंस रखा, तो उससे क्या हुआ, सब्सटेंस के अंदर, सब्सटेंस के एंड्स पे, इस मैटर के एंड्स पे चार्ज इंड्यूस हो गया। इस इंड्यूस चार्ज की वजह से एक और फील्ड क्रिएट हो गया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पिछले टॉपिक में अपन ने किया। दो फील्ड हो गए, ई एक्सटर्नल, ई इंड्यूस्ड। तो और ये दोनों अपने को क्या दिख रहे हैं, अपोजिट हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ओके। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। इस सिचुएशन को तो हम लोग विदा कर देते हैं, क्योंकि ये तो पिछले टॉपिक में खूब आराम से बात हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जाओ और पता लगा क्या हो, ये है। ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड किसकी वजह से पैदा हुआ है, प्लेट्स के चार्ज की वजह से। तो इसके अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स पर जो चार्ज है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो कंडक्टर प्लेट्स हैं उन पे जो चार्ज है उसकी वजह से हुआ है, इसलिए मैं इसको बोलता हूं सिग्मा प्लेट। ठीक है ना, सिग्मा प्लेट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा प्लेट का मतलब है द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किससे पैदा हुआ है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब्सटेंस के फेसेस पर जो चार्ज इंड्यूस हो गया, ये उसकी वजह से है, इसलिए यहां पर बोलेंगे हम लोग सिग्मा इंड्यूस्ड। ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, ऐसे करके, और ई नेट का फॉर्मूला। एक और बात, ठीक है, उसको अपन लोग डिफरेंट पेन से, मार्कर से लिखते हैं। एक और बात, वो क्या, इधर साइड में आ जाओ, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको आप एप्सिलॉन आर बोलते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला अपन लोग एक तो ये लिखते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय, यानी कि दो चीजों का रेशियो है, मीडियम के प्रेजेंस में और वैक्यूम के प्रेजेंस में परमिटिविटीज का रेशियो। आपने ये भी देखा होगा फॉर्मूला परमिटिविटी के टॉपिक के अंदर। ठीक है, फोर्स इन केस ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन केस ऑफ मीडियम। मीडियम के एब्सेंस में फोर्स, मीडियम के प्रेजेंस में फोर्स। ये तक भी कर सकते हो, इसकी लाइन लगा देते हैं अपन लोग इस तरह से, अपन लोग इस तरह से। भाई आपने एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला केवल ये क्यों सुना था, क्योंकि जब ये सुना था, ये वाला फॉर्मूला जब सुना था, तो अपन ने केवल कूलॉम्स लॉ की बात करी थी उस समय। तो जब फ्लक्स की बात करी तब अपन लोग ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े नहीं थे, क्योंकि अपन लोग आगे निकल चुके थे। ठीक है, लेकिन नोट्स के अंदर आपके है, अभी जाकर के देख लो, आपके परमिटिविटी के टॉपिक के अंदर, नोट्स के अंदर ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये लिखा हुआ है कि सबको रिड्यूस कर देता है। फोर्स, केवल ये फॉर्मूला फोर्स के लिए ही नहीं, फ्लक्स के लिए भी आ सकता है, पोटेंशियल के लिए भी, और फील्ड के लिए भी, और कैपेसिटेंस के लिए भी। ठीक है ना, तो ये आएगा। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है विदाउट मीडियम एंड विथ मीडियम। विदाउट मीडियम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल। और विथ मीडियम यानी कि आफ्टर पुटिंग मीडियम, उसको मैं इस टॉपिक में, पर्टिकुलर इस टॉपिक के मैं ई नेट बोल रहा हूँ। मीडियम के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मीडियम के एब्सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, और मीडियम के एब्सेंस में कौन सा वाला है, एक्सटर्नल फील्ड है। ई नेट का फॉर्मूला यहां से निकाल के लाते हैं। ठीक है, यहां से अपन, ये भी काम में नहीं आ रहा, और मतलब आएगा कुछ देर बाद में आएगा, पर यहाँ पे अपन लोग ई नेट का फॉर्मूला यहाँ से निकाल के लाते हैं, ये ऊपर और ये नीचे।
ई एक्स टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है। अच्छा, बुक्स के अंदर आपको बताऊं, मैंने अपने नोटेशंस काम में लिए हैं। बुक्स के अंदर ई एक्सटर्नल को बोला है ई नॉट। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा बेटर है उसकी छोड़ो, अभी तो हम लोग ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ई नेट का वैल्यू क्या लिख रहा हूं मैं, ई एक्स टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस हो गया, ये सॉरी, ओके। ठीक है, उसके बाद ई एक्स टी का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, ई एक्स टी का फॉर्मूला सिग्मा प्लेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं इरेज करता जा रहा हूं, और आपको यदि लगे कि अरे ये कहां से आ गया, तो आप तो वीडियो को रिवाइंड करके बैकवर्ड करके देख सकते हो। ई एक्सटर्नल का फॉर्मूला लिखा था अपने सिग्मा प्लेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ई एक्सटर्नल का कारण कौन है, किसकी वजह से पैदा हुआ, प्लेट्स के चार्ज की वजह से। तो ई एक्सटर्नल का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं सिग्मा प्लेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, सिग्मा इंड्यूस उधर लाओ और सिग्मा प्लेट को उधर ले जाओ, क्या हुआ, सिग्मा इंड्यूस्ड इक्वल टू, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सिग्मा प्लेट माइनस सिग्मा प्लेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, सिग्मा प्लेट कॉमन ले लो, फिर क्या बच जाएगा, सिग्मा प्लेट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, और ये आ गया सिग्मा इंड्यूस्ड। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, सिग्मा इंड्यूस्ड। यहां पर आकर के आपको देखना, आपको लगना चाहिए कि अरे थोड़ा थोड़ा देखा हुआ सा है, मालूम है कहां देखा हुआ है, बताता हूं। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन ए, Q अपॉन ए। ये कौन सा Q है, इंड्यूस्ड। ठीक है, ए दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। क्या ये फॉर्मूला याद आया, इंडक्शन वाले चैप्टर में, इंडक्शन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था अपन ने, Q इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू Q ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। और उस दिन का वादा पूरा हुआ कि आप, ये वाला फॉर्मूला आपके नोट्स में नहीं, इस टॉपिक में ये फॉर्मूला और नोट्स में नहीं, क्योंकि आपने को यहाँ पे जरूरत पड़ नहीं रही है, लेकिन अपन ने इसको डिराइव कर लिया है। ओके, ठीक है, लेकिन अपने को कौन सा चाहिए, ठीक है, सिग्मा इंड्यूस्ड का वैल्यू अपन ने निकाल लिया। अब ये अपने लिए बड़ा वो अचीवमेंट है, इसको साइड में रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये यहाँ पर रख लेते हैं, सिग्मा इंड्यूस्ड इक्वल टू सिग्मा प्लेट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये आपका एक अचीवमेंट है, उसको अपन ने उठा करके रख दिया साइड में, काम में लेंगे। अब जरा वापस आ जाएं एक नई सिचुएशन के लिए, और वो ये कि पोलराइजेशन वेक्टर जो है, ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर या इसको डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। इट इज द, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, इट इज समेशन ऑफ टोटल, इट इज द सम ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है ना, आप इसको पोलराइजेशन डेंसिटी भी बोल सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन भी बोल सकते हो। इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन बोलेंगे तो आपको और कुछ भी जैसा देखने को मिलेगा मैग्नेटिज्म के अंदर, ठीक है ना, वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आता है, इसी तरह से यहाँ पे आता है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। समेशन पी, जरा इसको समझो, समेशन पी का वैल्यू में आगे क्या लिखने जा रहा हूं। ये सब्सटेंस है, और ये कौन बताया मैंने,
ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटें हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में सब्सटेंस रखा हुआ है और ये क्या है, ये चार्ज इंड्यूस हो गया। व्हाट इज दिस? इट इज क्यू इंड्यूस्ड, इसके दोनों तरफ इंड्यूस चार्ज पैदा हो गया। ठीक है, तो इतना बड़ा ब्लॉक अपने आप में एक डाइपोल की तरह से बिहेव कर रहा है। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है दो अपोजिट चार्जेस का एक पेयर। बेशक आइडियल डाइपोल के लिए उसका बहुत स्मॉल होना जरूरी है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये कई सारे डाइपोल से मिलकर बना हुआ है। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का डाइपोल मोमेंट कितना है? Q इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस d। ये डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस क्या है? प्लेटों के बीच में डिस्टेंस ही है। आप कहोगे कि नहीं, प्लेटों के बीच में डिस्टेंस तो ये वाली होती है। तो यहाँ पर जो गैप मैंने शो किया है ये सच्ची में होता थोड़ी है। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल ऐसे करके और ये यूं करके ट्रैप होती है, ऐसे करके होती है। मेरे दोनों हाथ कौन है? मेटल की प्लेट्स हैं, डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और बीच में जो बुक है वो है सब्सटेंस है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो डी है, ठीक है, ओके, इतने स्पेस का वॉल्यूम कितना है ये अपन लोग पहले देख चुके हैं, और वो है ये डी और डी कैंसिल हो गया, और जो आ गया वो क्या है? सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया इज सिग्मा। ठीक है ना, कौन सा सिग्मा? सिग्मा इंड्यूस्ड। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज। तो यहाँ पर एक आपको इंटरेस्टिंग एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो सिग्मा इंड्यूस्ड के इक्वल होता है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, ये अपना दूसरा अचीवमेंट है। क्या? सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू द पोलराइजेशन, इसका मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये बेशक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है ना, इधर अपने मटेरियल तैयार होता जा रहा है, पका के इधर रख रहे हैं, और फिर बाद में इकट्ठा करके इसको प्रोसेस करेंगे। एक और बात, और वो पिछले टॉपिक में बात हुई थी, ठीक है, जिसका रिलेशन आपको पता करना है। अब उसकी याद आई अपने को, उसको पकड़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है अपने को पोलराइजेशन वेक्टर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर डिवाइडेड बाय फील्ड, और कौन सा वाला फील्ड? मीडियम के प्रेजेंस वाला, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा कैपिटल P से रिप्रेजेंट, P इक्वल टू काई E इंटू ई नेट। ठीक है ना, इस लेटर को अपन लोग काय बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन है इसका काय। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद और P का वैल्यू होता है सिग्मा इंड्यूस्ड, ये हो गया सिग्मा इंड्यूस्ड। ठीक है, सिग्मा इंड्यूस्ड, और P का वैल्यू सिग्मा इंड्यूस्ड का वैल्यू अपन ने ये लेके आए थे, और ये हो गया आपका सिग्मा इंड्यूस्ड का वैल्यू सिग्मा प्लेट 1 - 1/ε/r। ठीक है, और एक दो स्टेप पहले अपन लोग ई नेट का फॉर्मूला क्या निकाल के लाए थे? ई नेट का फॉर्मूला आया था आपका सिग्मा प्लेट अपॉन ε0 इंटू ε/r।
ठीक है ना, यहां तक आप आ गए, फिर उसके बाद में आपका काम हो गया। देखो उसके बाद इधर एप्सिलन आर एलसीएम ले लिया, एप्सिलन आर -1 काई ई, और ये एप्सिलन आर कैंसिल हो गया। फाइनल फॉर्मूला यहां लिख देते हैं, फाइनली क्या आया, काई ई इक्वल टू एप्सिलन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर गया और एप्सिलन आर -1। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 3-4 फॉर्मूले इकट्ठा किए और उनको आपस में मर्ज कर दिया, बस ये है बड़ी बात। ठीक है ना, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक पूरे हो गए और अब कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं, उनको अपन लोग 1 बाय 1 उनकी बात करते हैं। ठीक है, नोट्स निकाल लो, मैं भी नोट्स निकाल लेता हूं। देखो आपका जो ये टॉपिक खत्म हो रहा है, इसके बाद में एक नोट है। ठीक है, नोट का फर्स्ट पॉइंट तो अपन ने पिछले टॉपिक में बात हुई थी, वो ये कि पोलर और नॉन पोलर जो सब्सटेंसेस हैं, जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो उनका बिहेवियर सेम होता है। किस नेचर में? सेम से मतलब है कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, दोनों ही पहले पोलराइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्सटेंस को रखने के बाद में सब्सटेंस पहले पोलराइज होता है और पोलराइजेशन का रिजल्ट क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है। ऐसा कौन करता है? दोनों, नॉन पोलर और पोलर सब्सटेंस, ये बोल रहे हैं। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में बोला हुआ है कि कंडक्टर को पुट करते हैं। ठीक है, इस बात को सुने कि कंडक्टर को यदि अपन लोग पुट करते हैं तो क्या होता है। इसको मैं यह समझाता हूँ, ये किसी टाइम में अपने सिलेबस में बुक के अंदर लंबा टॉपिक था, अभी अपने को इसको गायब कर दिया, इसलिए अपन ने भी नोट्स में से गायब कर दिया। ठीक है, अपन लोग क्या कर रहे हैं कि यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर होता, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझें। वापस में वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटें हैं, वो लगा ली। यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर रखा, अब की बार कौन है? ये कंडक्टर है। ठीक है, और कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक दोनों में एक बड़ा फर्क है कि इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर के पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पर उनकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये वाला चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इस बात को समझो, इस बात को समझो और ध्यान से दोबारा ध्यान से देखो कि ये जो रेड वाला है डायग्राम का, रेड वाला पार्ट, ये कौन है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने वाले। कौन है वो? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट से। चार्ज कौन सा है? रेड वाला चार्ज कौन है? एक्सटर्नल जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज है। और ब्लैक वाला चार्ज कौन है? जो इंड्यूस हुआ। किसकी वजह से हुआ ये ब्लैक वाला चार्ज इंड्यूस? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से पैदा हुआ। तो आप ये कहोगे कि ये तो पहले वाली बात ही बता रहे हो आप, इसमें गौर करो, डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है। यहाँ के पूरे सब्सटेंस के पूरे वॉल्यूम के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे फ्लो होकर के और यहाँ इकट्ठे हो गए, जितनी ज़रूरत थी उनकी उतने यहाँ इकट्ठा हो गए। पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये नेगेटिव चार्ज नहीं था, ये जो इंड्यूस चार्ज है पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं था। ये इंड्यूस चार्ज किसकी वजह से था? ये इंड्यूस चार्ज पहले
मतलब पिछले टॉपिक में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर किसकी वजह से था? एटम्स के जो नेगेटिव एंड्स थे उनकी वजह से था। ये जो एटम्स हैं इनके पॉजिटिव एंड्स जो है उनकी वजह से था, और इस तरफ एटम्स के नेगेटिव एंड्स की वजह से है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ चल करके आए नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरे मटेरियल के, पूरे स्पेस के इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होकर के यहाँ इकट्ठा हो गए, यहाँ चल के किनारे पे पहुंच गए। ठीक है, इनमें से कौन सा ज्यादा होगा? यदि कंपैरिजन करें कि ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा या ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, आप बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि दो कंट्री हैं, ठीक है, उनमें यदि लड़ाई हो जाती है और यदि एक रूल बना दें कि केवल बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं ना वही लड़ेंगे, सिर्फ बॉर्डर पे जो जिनका रेजिडेंस है, जिनके मकान है, वो केवल वही लोग लड़ेंगे, तो वो लोग कितने लोग इन्वॉल्व होंगे लड़ाई के अंदर? या एक रूल बना देते हैं कि पूरे कंट्री के लोग इन्वॉल्व होंगे। बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? पूरे कंट्री के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इस इंड्यूस चार्ज को बनाने के लिए, सारे स्पेस के सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। बोलो ये ज़्यादा होंगे कि नहीं? बिल्कुल ज़्यादा होंगे। यहाँ पे कौन सा चार्ज इन्वॉल्व हो रहा है इसके नेगेटिव चार्ज को बनाने के लिए? केवल किनारे वाले, वो तो बहुत कम होंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये वाला जो इंड्यूस चार्ज है इतना तगड़ा होगा जिससे कि जो इंड्यूस फील्ड पैदा होगा, ये जो इंड्यूस फील्ड है और ये कौन सा फील्ड है? एक्सटर्नल फील्ड है। ठीक है, ये इंड्यूस फील्ड इतना जोरदार पैदा होगा कि वो एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पैदा करने वाले कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन, और वो कैसे हैं? बहुत सारे हैं। ठीक है ना, उनकी क्वांटिटी बड़ी जबरदस्त है, बहुत सारे हैं। वापस एक फॉर्मूला लिखें, ई नेट माइनस ई इंड्यूस्ड। अभी भी आपने देखा इस फॉर्मूले में पहले और प्रेजेंट वाले टॉपिक में डिफरेंस क्या है? ये है, मैं हमेशा कहा करता हूं कि बगैर डेटा के बात करते हैं तो बिल्कुल फीका फीका लगता है। डेटा लिख दिया तो मस्त जो है माइंड में सीधा दिल के अंदर जाता है, माइंड के अंदर जाता है। क्या? जब ये मटेरियल्स डाई इलेक्ट्रिक था, नॉन कंडक्टर था, तो इंड्यूस फील्ड कैसा पैदा हुआ था? बहुत ही थोड़ा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज इंड्यूस हुआ केवल किनारे के वाले जो एटम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, केवल किनारे वाले एटम्स इन्वॉल्व होते हैं इंड्यूस फील्ड को पैदा करने के लिए, तो बहुत कम पैदा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था? 10 था और मीडियम की वजह से हो गया 8 हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको पैदा करने वाले कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत बड़े नंबर में हैं। वो इतने बड़े नंबर में हैं कि वो अपना खुद का फील्ड कितना पैदा कर सकते हैं? एक्सटर्नल के इक्वल, उससे ज़्यादा नहीं पैदा कर सकते। कारण बताऊंगा अभी। उसके इक्वल पैदा कर देते हैं तो क्या होगा? नेट फील्ड को वो 0 करके दम लेते हैं, मानते हैं। नेट फील्ड को वो 0 कर डालते हैं। उसके बाद ये ऐसा क्यों नहीं होता? मैं ये कह रहा हूं कि जब नेट फील्ड 0 हो ही चुका, इन इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ इकट्ठा हो जाने की वजह से नेट फील्ड 0 हो ही गया, अब क्या? अब इलेक्ट्रॉन्स को लाने वाला कौन? है ही नहीं। इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके कौन आया? एक्सटर्नल फील्ड। कैसे समझो इसको? ये फॉर्मूला सुने हो? बिल्कुल सुने हैं। क्यों? चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो यहाँ जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इधर फोर्स लगेगा, और तभी तो ये लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर के इकट्ठा क्यों हुए? एक्सटर्नल फील्ड के फोर्स की वजह से। जब नेट फील्ड 0 हो जाएगा तो फिर फोर्स भी 0 हो जाएगा। उन इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा लाने के लिए कोई एफर्ट होगा ही नहीं, तो ये फिर इस 10 से ज़्यादा नहीं जाएगा।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो एक पर्टिकुलर भीड़ है वो जितनी मैक्सिमम होकर रह जाएगी, जीरो करने तक वो मैक्सिमम हो जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है ना ये बात, क्योंकि उनको पुश करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया, तो फिर वो चलना बंद हो जाएंगे, उनकी भीड़ बढ़ना बंद हो जाएगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अपन लोग तो केवल कंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैं कह रहा था कि ये तो सिलेबस में ही नहीं है आपके। ठीक है ना, आई मीन सिलेबस तो क्या कह सकते हैं, सिलेबस तो भगवान तय करता है। ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ आपके बुक में ये सब चीज़ें नहीं है। कंक्लूड करते हैं कि व्हेन अ कंडक्टर इज पुट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द फील्ड इनसाइड कंडक्टर बिकम्स जीरो। कितनी महान बात है, आ जाओ महान बात को करने के लिए। क्या सुना आपने, मेरे पास में 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों में बहुत कुछ एक जैसा है, तो कंफ्यूजन होता है कि दोनों एक ही हैं। सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं एक चार्ज कंडक्टर है, एक कंडक्टर पे चार्ज है, उसके अंदर फील्ड जीरो होता है, बाहर फील्ड होता है बेशक, लेकिन अंदर फील्ड जीरो होता है। एक और बात बोल रहा हूं, एक कंडक्टर है जो एक्सटर्नल फील्ड में पुट किया हुआ है, एक कंडक्टर बॉडी है जो एक्सटर्नल फील्ड में पुट किया हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये वाली बात कब पता पड़ी, अभी जस्ट 2 मिनट पहले टॉपिक में। और ये बात कब से पता है आपको, गॉस थ्योरम, शेल, कंडक्टर स्फीयर, क्यू इनसाइड जीरो, याद आ रहा है? गॉस थ्योरम के स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो होता है, उस जमाने से पता पड़ी। लेकिन ये तो स्फीयर तो है ही नहीं, तो मैंने वहाँ भी कहा था, अभी रिपीट कर रहा हूँ कि साइज से कोई, शेप और साइज, शेप से कोई लेना देना नहीं। किसी भी शेप के कंडक्टर बॉडी होनी चाहिए, कंडक्टर बॉडी है उसके अंदर फील्ड जीरो होता है। तो आप कहोगे एक जैसी तो बात है, नहीं, डिफरेंस सुनो। इस बॉडी पर चार्ज है, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, इस बॉडी पर चार्ज नहीं है, यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड है। लेकिन दोनों का जो एंड वाली लाइन है, आखिरी लाइन सेम है, अंदर फील्ड जीरो, अंदर फील्ड जीरो। ये इस डायग्राम में कोई मिस्टेक नजर आ रही है? जहाँ फील्ड नहीं हुआ, फील्ड लाइंस कैसे शो करे भाई? यहाँ पर फील्ड नहीं है, यहाँ फील्ड लाइंस को हटाओ। अब ये करेक्ट है। अभी भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है कि यहाँ से जो फील्ड लाइंस आकर के और कंडक्टर बॉडी को छुएंगी और निकलेंगी, वो परपेंडिकुलर, वो आपको मालूम है, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर एंटर करती है, परपेंडिकुलर इमर्ज होती है। तो आप इसको और परफेक्ट कर सकते हो, सरफेस के ऊपर फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर डाल सकते हो, जैसे कि ये वाली बात, यूं। जब भी ये निकल के जाएंगी तो निकलते टाइम और घुसते टाइम परपेंडिकुलर होंगे। अब ये ठीक है ना, तो वो बड़ा इशू नहीं है, वो तो आपको मालूम है। देखो दोबारा से, दोनों का कंक्लूजन सेम है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होता, चाहे कंडक्टर अनचार्ज है और एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, चाहे एक्सटर्नल फील्ड नहीं है और चाहे बॉडी पर चार्ज है तो भी। इन दोनों फैक्ट्स को आप एक जगह यूज कर सकते हो कि आपको किसी डिवाइस को या ह्यूमन बीइंग को एक्सटर्नल फील्ड से सेफ गार्ड करना हो, बचाना हो, या चार्ज से बचाना हो कि उसको कहीं करंट नहीं आ जाए, कहीं शॉक नहीं लग जाए। यदि उसको सेफ गार्ड करना हो किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बैड इफेक्ट से आपको सेफ गार्ड करना है, तो आप क्या करो, उसको मेटल के बॉक्स में अंदर रख दो। हाउ सिंपल, मेटल की डिबिया में, डब्बे में, बक्से में, संदूक में उसको रख दो, आदमी को रख दो, उस डिवाइस को रख दो, मेमोरी कार्ड और मोबाइल और पता नहीं, ठीक है। इस
एक्शन को, इस वाली बात को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कि मेटल के अंदर का जो स्पेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्डेड रहता है। इस बात को अपन लोग शील्डिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस बात को कहाँ काम में ले सकते हैं आप? यदि आप अपने मोबाइल को नॉट रीचेबल बनाना चाहते हो तो उसको मेटल के बॉक्स में, जैसे टिफ़िन बॉक्स है या कोई अपना खाना रखने के जो डब्बे वगैरह हैं उनके अंदर बंद करके और 2-3 बार डब्बे में 2-3 डब्बों के अंदर बंद करके मोबाइल को रख दो, वो नॉट रीचेबल बताएगा। तो आप कहोगे मोबाइल में कहाँ से आ गया? आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे। मोबाइल के जो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना मेटल की चीज़ के अंदर एंटर नहीं कर सकता, यानी कि वो जो मोबाइल की जो रेज हैं वो एक्चुअली फंडामेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, वो भी आपके मोबाइल को रीच नहीं कर पाएंगी और उसको नॉट रीचेबल बताएगी। करके देखना, ठीक है ना। और दूसरी बात कि आप जो है कहीं जा रहे हो, बरसात आने लग गई और बिजली आपके कार के ऊपर गिर पड़ी, ठीक है। आपके कार पर लाइटनिंग का चार्ज आकर के और इकट्ठा हो गया, लेकिन अंदर जो बंदा बैठा है वो अभी भी मुस्कुरा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये शील्डेड है। कार की बॉडी कैसी है? मेटल की है। मेटल के अंदर चार्ज एंटर नहीं करता। आप ये नहीं सोचे कि खिड़की खोल ले, तो वो तो बाहर रहने को आतुर है। अभी एक डाउट के अंदर क्वेश्चन पूछा बंदे ने, एक बच्चे ने, कि जब कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर सकता है तो फिर वो बाहर से अंदर क्यों नहीं जाता? जैसे अंदर से बाहर गया, फ्लो कर सकता है तो अंदर से बाहर चला गया, तो बाहर से अंदर क्यों नहीं आ रहा? भाई वो चार्ज म्यूचुअली रिपेल होकर के और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहता है, इसलिए तो बाहर चला गया। वो चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहता है, इसलिए वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने के लिए क्या करेगा? बाहर चला जाएगा, आउटर सरफेस पर रहेगा। वो अंदर क्यों आएगा? ठीक है ना। तो ऐसी बात कैसे करते हैं? ओके, तो ये बंदा भी शील्डेड है और लोहे के बक्से के अंदर यदि आपने कोई चीज़ रख दी या मोबाइल रख दिया, वो बाहर से कोई फील्ड आ रहा है उससे भी वो शील्डेड है, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और इवन ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ये वाला जो है खुद साइंटिस्ट फेराडे ने करके देखा था, और उस बंदे ने वहीं बैठे बैठे लेटर लिखा अपने साथी को कि देखो मैं बिल्कुल सेफ हूँ। उसके बाद में आप नोट्स के ऊपर चले जाएं, नोट के ऊपर आई थिंक सेम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, हो चुकी हैं। फोर्थ केस क्या है? फिफ्थ केस, ठीक है। फिफ्थ केस क्या है? फिफ्थ केस भी अपना डिस्कस हो चुका है, और वो ये कि कंडक्टर, नोट का फिफ्थ केस पढ़ रहा हूं मैं। कंडक्टर सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है, वो कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल है वो सरफेस के इक्वल बना रहता है, एंड दिस फैक्ट इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज, ठीक है ना। किसी भी शेप वाली बॉडी के कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर बॉडी के लिए एप्लीकेबल है कि जो सरफेस के ऊपर, जो सरफेस पर पोटेंशियल है वो इनसाइड में है, और किसी भी कंडक्टर बॉडी के किसी भी शेप की बॉडी है उसके अंदर जो है इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और पोटेंशियल कितना होता है इनसाइड में? जितना सरफेस पर होता है। और सरफेस पे कितना होता है उसका फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है अपने पास में। सरफेस का फॉर्मूला केवल एक बॉडी के लिए अवेलेबल है, और वो है स्फेरिकल, ठीक है ना। तो इस बात को समझो। और सरफेस पर जो फील्ड का फॉर्मूला है, बोलो ये आपने पहली बार कहाँ सुना था? तो आप कह रहे हो ये 2 जगह सुन लिया, एक तो कंडक्टर स्फेयर में और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के स्पेस, वो अलग चीज़। मैं कह रहा हूँ कि किसी कंडक्टर सरफेस की बॉडी पे, किसी कंडक्टर बॉडी के सरफेस पर जो फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन,
ये अपन ने पहली बार सुना कहाँ था, एक स्फेयर के अंदर सुना था, लेकिन मैं अब कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला किसी भी शेप के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। एंड और इस तरह से भाई ये तो नोट्स ही पूरे हुए, और कोई छोटी मोटी बात रह गई हो तो अपन लोग इसके अंदर और बात कर सकते हैं। थ्योरी को कंप्लीट कर चुके अपन लोग। नेक्स्ट वीडियो होगा अपना न्यूमेरिकल्स का। अभी के लिए बाय बाय। जयराम जी की जय हिंद। इतना बड़ा क्यों बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि नेक्स्ट बहुत मज़ेदार टॉपिक आने वाला है, चैप्टर आने वाला है करंट का। ठीक है ना, 10th के दिन लौट आएंगे, उसके अंदर ओम्स लॉ वगैरह, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस वगैरह। अभी तब तक के लिए बाय बाय।